नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं इस सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राघव जी सिंह ने। राघव जी, आपने कहा है कि आपने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में और 6.60 लाख किए निप्पॉन इंडिया मिड कैप इंडेक्स फंड में और 20 साल का आपका नज़रिया है। आपने नवंबर 2024 में इन्वेस्ट किया जब वैल्यूएशंस जो थी मार्केट की वो हाई थी। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको 1 साल के बाद इन फंड्स को स्विच कर देना चाहिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए, आपने एक तो इन्वेस्टमेंट किया स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो भी जब मार्केट पीक पर था। अगर हम देखें सितंबर के बाद थोड़ी गिरावट स्टार्ट हुई थी 2024 में, लेकिन फिर भी अगर आप नवंबर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और आप ये भी कह रहे हैं कि आपका नज़रिया 20 साल का है। अगर 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो फिर मेरे हिसाब से आपको अभी स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थी तब तो आपने इन्वेस्ट कर दिया स्मॉल कैप मिड कैप में। तब आपको करना चाहिए था इस तरह के फंड में जिनकी आप बात कर रहे हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के हाइब्रिड फंड्स। और जब हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आगे आने वाले समय में वैल्यूएशंस करेक्ट हो जाएंगी, वो सही समय होगा इस तरह के फंड्स में निवेश करने का, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में, तब आप बात कर रहे हैं उस तरह के हाइब्रिड फंड में स्विच करने का। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। अब देखिए, आपने एक मतलब जो आपका तरीका रहा इन्वेस्ट करने का वो मेरे हिसाब से सही नहीं रहा। आपको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना चाहिए था, या फिर जब एक्सपेंसिव हो वैल्यूएशन उस वक्त पर यदि आप कम जोखिम वाले फंड्स में या तो डेट में इन्वेस्ट कर दें, हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, और फिर जब वैल्यूएशन सही हो तब आप स्विच करें इस तरह के स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में, वो बेहतर हो सकता है। दूसरी बात, यदि आपने कर दिया है तो फिर अब आप बने रहें। ठीक है, नुकसान तो यहां पर आपका हुआ होगा, लेकिन यदि बात आप 20 साल की कर रहे हैं तो आपको फायदा भी होगा, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी और साथ ही लॉन्ग टर्म में फायदा होने की भी उम्मीद है। लेकिन इससे आपको एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि कभी भी जब आप इन्वेस्ट करें तो मार्केट के वैल्यूएशन देखें, समझें कि उस वक्त पर किस तरह के फंड्स सुटेबल हो सकते हैं। रिसेंसी बायस, यानी कि रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस देखकर आप कोई डिसीजन ना लें, और अपनी जोखिम सहने की क्षमता, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये सब जरूर देखें और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि अब आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको आगे चलकर फायदा होगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है दिनेश सिंगल ने। और दिनेश जी, आपने कहा है कि आपने 3rd टाइम सवाल भेजा है मुझे, तो चलिए आपका नंबर आ गया, आपको जवाब देते हैं इसका। आपके पोर्टफोलियो में है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 2000 की एसआईपी आप कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3000 रुपीज़ की। कोटक मल्टी कैप फंड में 2000, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 2000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2000, क्वांट वैल्यू फंड में 2000, और सब मिलाकर 13,000 पर मंथ की एसआईपी आप कर रहे हैं। टारगेट है आपका 5 करोड़ 20 साल में, और 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे, ऐसा आपने कहा है। पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी 2,70,000 रुपये की है और 2 साल से आप निवेश कर रहे हैं, यानी कि आप सब मिलाकर 2,70,000 रुपया वैल्यू हो गई है आपके पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि क्या आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे इस निवेश से या नहीं, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 2,70,000 रुपया जो भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 13,000 की एसआईपी पर मंथ, 10% से आप स्टेप अप करेंगे, 12% का सीएजीआर मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, तो 20 साल में कुल मिलाकर 2 करोड़ 68 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो लगभग 2 करोड़ 68 लाख रुपया ये निकल कर आ रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन में, और आप कह रहे टारगेट है 5 करोड़ का, तो आपको इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ाना होगा। अगर आप 25,000 रुपये महीना एसआईपी करते हैं अब से,
और फिर हर साल 10% से स्टेप अप भी करते हैं, तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पर ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है कि आप 5 करोड़ रुपया लगभग इकट्ठा कर पाएंगे 20 साल में। तो आपको इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट डबल करने की ज़रूरत है। तो यदि इतना अमाउंट बढ़ाना इस वक्त मुमकिन ना हो तो कोई बात नहीं, आप निराश ना हो, इन्वेस्टमेंट इस तरह करते रहें, लेकिन समय समय पर जब जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़े तब टॉपअप करें। साथ ही जो स्टेप अप 10% से आप कर रहे हैं उसे बीच बीच में और ज़्यादा बढ़ाते रहें, ताकि आपका जो लक्ष्य है उसे आप हासिल कर सकें। फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ठीक हैं, लेकिन क्वांट वैल्यू फंड से आप निकल सकते हैं। इसकी जगह पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, इसे शामिल किया जा सकता है। बाकी फंड्स में आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है खेमराज बंसल ने। खेमराज जी अपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इन सभी में 2 लाख ईच लमसम इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए। तो ये आपने ऑलरेडी कर दिया है कि आप करना चाह रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियर समझ में नहीं आया। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आप फंड कम करूं, तो बिल्कुल आपको फंड्स कम करने चाहिए। बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप और कोटक मल्टी कैप फंड 2 चुने हैं आपने, तो मेरे हिसाब से आपको निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में कर लेना चाहिए। कोटक मल्टी कैप फंड को आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही जैसे आपके पास एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, फिर आपके पास मल्टी कैप फंड भी होगा। तो निफ्टी 500 या बीएससी 500 इंडेक्स फंड शामिल यदि आप नहीं करते हैं तो भी मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को सही माना जा सकता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बाकी सभी तरह के फंड्स शामिल हैं। तो यदि आप 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर रहे हैं या उनसे निकल रहे हैं, तो जो आपका 4 लाख रुपए का अमाउंट बचेगा, आपको नया फंड ऐड नहीं करना है, बल्कि उससे आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है सुधीर कुमार जी ने। सुधीर कुमार जी, आपने कहा है कि आपकी उम्र है 38 साल की और मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है आपका। 10 साल के नज़रिए से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ स्कीम्स अपने चुनी हैं। डायरेक्ट प्लान में आप जाना चाहेंगे। तो स्कीम्स हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 5,000 रुपये की SIP आप करेंगे। एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, इसमें भी 5,000 रुपये की SIP करेंगे। साथ ही एडलवाइज स्मॉल कैप फंड चुना है आपने, उसमें भी 5,000 रुपीज़, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 5,000 रुपीज़। तो 4 स्कीम है, एक स्मॉल कैप, मिड कैप, एक मल्टी एसेट और साथ में एक फ्लेक्सी कैप। स्कीम अच्छी हैं बिल्कुल, लेकिन आपने कहा है कि मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है आपका, लेकिन आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी मात्रा में कर रहे हैं जितना कि आप फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, जितना आप मल्टी एसेट में कर रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो आपका जो है इसे अग्रेसिव माना जाएगा। तो यदि आप उतार चढ़ाव की संभावना से वाकिफ हैं, आप समझते हैं कि इस तरह के निवेश में मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और आपके पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे आप घबराएंगे नहीं और डटे रहेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो फिर आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज स्मॉल कैप मिड कैप को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बजाय आप एक मल्टी कैप फंड के जरिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का एक्सपोजर पा सकते हैं। तो यदि आप ऐसे निवेशक हैं जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ी दिक्कत होती है, तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि आपने साफ कहा है कि आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है और जो चुनी है स्कीम आपने, ये अग्रेसिव स्कीम्स हैं। अदरवाइज स्कीम्स अच्छी हैं। यदि मल्टी कैप फंड चुनना हो तो फिर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस हो सकती है। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है जयपाल सिंह ने। आपने कहा है कि आपकी एज है 60 ईयर्स की और आपके पास है मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें 6.7 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो गए हैं। क्वांट हेल्थ केयर में 3.7 लाख रुपीज़,
एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3.68, क्वांट मिड कैप फंड में 3.49, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड में 1.15 लाख। इनमें से सभी फंड में 10,000 पर मंथ की SIP भी आप कर रहे हैं। आपने कहा है कि आप 6 साल तक SIP कर सकते हैं। जानना चाहते हैं फंड्स कैसे हैं, तो काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है और मेरे हिसाब से कुछ बदलाव आपको करने चाहिए। 6 साल का नज़रिया है, उस हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। कुछ स्कीम में से मैं निकलने की आपको सलाह भी दूंगा, जैसे क्वांट मिड कैप फंड और साथ ही क्वांट हेल्थ केयर फंड। इन फंड से आप निकल जाएं। साथ ही हो सके तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है और नज़रिया अगले 6 साल का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी जोखिम दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बदलाव आपको करना चाहिए। तो 3 फंड से यदि आप एग्जिट करते हैं तो कौन से फंड आपको ऐड करने चाहिए? आप यहाँ पर एक और फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं और वो होगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी आपके पास में है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ पर और ऐड किया जा सकता है। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, लेकिन एक और लार्ज मिड कैप फंड ऐड किया जा सकता है और ये हो सकता है इन्वेस्को लार्ज मिड कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब क्योंकि आप 3 फंड से निकल रहे हैं तो एक मल्टी असेट फंड को भी आप ऐड कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड। ये फंड मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो सकता है। तो 3 फंड से आप एग्जिट करें, उसके जगह पर 3 नए फंड्स का सुझाव मैंने आपको दिया है। और क्योंकि आपने कहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव गुड वेल्थ क्रिएशन है, तो उस हिसाब से जो स्कीम मैंने आपको बताई हैं और जो स्कीम्स ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में जिनमें मैंने कहा है कि आप बने रहें, ये भी इक्विटी स्कीम्स हैं। और एक स्कीम को छोड़कर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड जो कि एक हाइब्रिड स्कीम है, बट उसमें भी इक्विटी एलोकेशन जो है वो मिनिमम 65% रहता है। तो पोर्टफोलियो अग्रेसिव ही माना जाएगा, लेकिन आप क्योंकि समझते हैं म्यूचुअल फंड्स को, इक्विटी मार्केट को, ऐसा मुझे लगता है, तो आप बिल्कुल इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप जो सवाल पूछते हैं, जितनी जानकारी आप शेयर करते हैं उसके आधार पर मैं आपको आंसर देता हूं, लेकिन हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के आधार पर सही स्कीम का चुनाव करें और इन सवालों के आधार पर जो बाकी इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि हो सकता है कि जो सवाल पूछा गया है उस इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है, निवेश की अवधि अलग हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप स्कीम का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन आ सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।